नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एलर्जी के बारे में, स्पेसिफिकली नाक से रिलेटेड एलर्जी यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। आमतौर पे इसको नजला बोला जाता है। एलर्जी का मतलब ये है कि हमारी बॉडी कुछ चीजों से ओवर रिएक्ट करती है। कुछ चीजों के जैसे ही वो बॉडी के पास आती हैं, बॉडी ज्यादा रिएक्ट करती है। स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, जैसे कि अगर सांस के रास्ते में आती है तो नाक से छींके आती हैं, पानी आता है, बलगम खराब बननी शुरू हो जाती है, आंख में इचिंग होती है, तालू पे इचिंग होती है, गले में इरिटेशन सी रहती है। कई लोगों को नाक से बलगम पीछे गले में गिरनी शुरू होती है। कुछ लोगों में ये एलर्जिक राइनाइटिस जो बीमारी है वो दमे के साथ भी देखने को मिलती है। कुछ लोगों में पहले अस्थमा होता है, वो एलर्जिक राइनाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ में पहले एलर्जिक राइनाइटिस होता है, वो अस्थमा साथ में ऐड हो जाता है। अब समझना है कि इसमें होता क्या है। बाहर से कोई ऐसा पार्टिकल जैसे कि डस्ट माइट हो गया या डस्ट का पार्टिकल हो गया, पॉलन ग्रेन हो गया, कोई फंगल एलिमेंट्स हो गए जो हमारे नॉर्मल एनवायरनमेंट में है, वो जैसे ही हमारे अंदर की म्यूकोजा चमड़ी के कांटेक्ट में आते हैं, उसके अंदर कई सारे रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, कई सारी चीजें रिलीज होती हैं जिससे बॉडी इरिटेट होती है। वो फिर छींकों की फॉर्म से, पानी की फॉर्म से निकालने की बॉडी कोशिश करती है। जब ये बार बार होते हैं तो इसमें नुकसान होता है। जब अगर ज्यादा छींके आ रही हैं, सुबह उठते ही ठंड से गर्मी में जाने से इकट्ठे कई सारी छींके आ रही हैं, तो ये फिर नुकसानदेह हो जाता है। और ये बीमारी लंबे समय तक चलती है क्योंकि इसमें कोई ऐसा बीमारी नहीं है, जस्ट बॉडी ओवर रिएक्ट कर रही है। अब एलर्जी के नुकसान क्या है? छींके पानी आ रही है, आने देते हैं, नुकसान थोड़ा ना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये नुकसान भी करता है। नुकसान क्या है कि लंबे समय तक जब छींके आती हैं तो अंदर नाक में जो मस्से हैं, इन्फ्लेमेटरीज, वो बढ़ जाते हैं। एक समय के बाद मरीज कहता है नाक बंद होने शुरू हो चुकी है। साइनस में इन्फेक्शन या बलगम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। लंबे समय तक रहे तो साइनस की बीमारी शुरू हो जाती है। उसके बाद साइनस में से पॉलिप बन के निकलने शुरू हो जाते हैं। दूसरा नुकसान, ये चीज नीचे गले में बार बार बलगम करता रहता है, गले में क्रॉनिक सी इरिटेशन रहती है, मरीज को लगता है कुछ फंसा हुआ है, अटका हुआ है। अगर टॉन्सिल है, टॉन्सिल को भी बढ़ाते हैं। अगर एडेनॉइड है, एडेनॉइड को बढ़ाते हैं। कान में भी दिक्कत करते हैं और यहाँ तक कि दमे की बीमारी भी शुरू कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में इसमें 3 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहली, अवॉइड करो। आमतौर पे हमारे एरिया में डस्ट की एलर्जी सबसे ज्यादा पाई जाती है। बेसिकली धूल मिट्टी जितना कम से कम अंदर जाएगा उतना बढ़िया है, तो हमें अवॉइड करना है। अवॉइड कैसे करना है? मास्क लगाइए। जहाँ पे झाड़ू पोंछा हो रहा है वहां पे दूसरे कमरे में चले जाइए। छोंक लग रहा है, दूसरे कमरे में चले जाइए। करना पड़ रहा है तो मास्क लगा के करिए। कहीं कटाई हो रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है, आंधी सा चल रहा है तो मास्क लगाइए। बाइक वगैरह पे जा रहे हैं तो मास्क लगाइए। दूसरी चीज, घर में अगर पेट्स हैं तो या तो पेट्स नहीं होने चाहिए। पहली चीज तो बेस्ट तो वही है। अगर फिर भी हैं तो उनको हफ्ते में 2 से 3 बार अच्छे से गर्म पानी से नहलाना है। अगर घर में एसी लगा हुआ है, कमरे में एसी लगा हुआ है, तो उसका कम से कम 2 बार हर सीजन में सर्विसिंग होनी है, वरना वही डस्ट का एक ट्रैप बन जाता है। जो आपकी बेडिंग्स हैं, तकिया है, इन सबको भी हफ्ते में 2 बार गर्म पानी में भिगो के फिर रेगुलर धोना है। अगर नीचे कारपेटिंग है उसमें भी वॉशिंग चाहिए। इवन कुछ लोगों में परफ्यूम वगैरह से भी एलर्जी होती है, तो अगर आप या आपके आसपास कोई लोग बहुत ज्यादा परफ्यूम या डीओ वगैरह लगाते हैं तो वो भी अवॉइड कीजिए। और हमें खाने में ठंडी और खट्टी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, उनसे भी एलर्जी बढ़ती है। स्पेसिफिकली ठंडी ड्रिंक से गला जल्दी पकड़ में आता है और एलर्जी को बढ़ावा देता है। कैफीन भी कम लेनी है, स्पेशली अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी। इवन हुक्का, बीड़ी, तंबाकू किसी भी फॉर्म में अगर अंदर जाता है नुकसान करता है। स्पेशली जिन लोगों में पहले ही एलर्जी है, स्किन पहले ही खराब है, स्मोकिंग से बलगम और ज्यादा गाढ़ी बनती है, वो जल्दी से क्लियर नहीं होती, ब्लॉकेज करती है और नुकसान करती है। इन चीजों को अवॉइड करने के साथ साथ अगर ये चीजें अंदर जा रही हैं तो उसको हटाने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो भाप, गर्म पानी की भाप, स्टीम इनहेलेशन। उससे जितना भी एलर्जेंस हैं वो धीरे धीरे करके आपके निकल जाते हैं। जो बलगम है वो पतली होनी शुरू हो जाती है। दूसरा तरीका है नेजल वॉश, जिससे नाक धोया जा सकता है, जिससे कि जितने भी एलर्जेंस नाक में इकट्ठे हुए पड़े हैं, जो लगातार इरिटेंट का काम कर रहे हैं, वो निकल जाएं। दूसरी चीज आती है मेडिकेशन, दवाइयां। दवाइयां ऐसी आती हैं जो जब भी कोई बाहर की चीज अंदर जाएगी रिएक्शन होने से रोक देती हैं। तो अगर रिएक्शन नहीं होगा, छींके पानी बाहर नहीं आएंगे। इनमें से कोई भी ऐसी दवाई नहीं आती है जो एलर्जी को जड़ से खत्म कर दे। उसके लिए हमें तीसरे तरीके पे आना पड़ेगा। तीसरा तरीका होता है कि हमें पहले तो पता चले एग्जैक्टली है किस चीज से एलर्जी। वो 2 तरीके से
चेक हो सकता है। एक तो है स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट, जिससे कि हम एक एक चीज लगा के देखते हैं चमड़ी पर, जिस जिस चीज से बॉडी रिएक्ट करती है यानी कि उस चीज से हमें एलर्जी है। तो एक बार हमें वो पता चल जाए तो हम उस चीज के एक तो अवॉइड अच्छे से कर सकते हैं। दूसरी चीज, ब्लड सैंपल लेते हैं, लैब में जाता है और लैब में चेक होता है। जो स्किन पे किया हुआ टेस्ट है वो ज्यादा एक्यूरेट होगा क्योंकि वो एक्चुअल एनवायरनमेंट में किया गया टेस्ट है। सो एक बार हमें पता चल जाए इन टेस्ट के द्वारा कि एलर्जी किस चीज से है, किन चीजों से है, तो हम इम्यूनोथेरेपी बनवा के मंगवा सकते हैं पेशेंट के लिए। इम्यूनोथेरेपी एक स्पेसिफिक थेरेपी है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। बेसिकली इसमें और कुछ नहीं, बाहर से हम जिन चीजों से एलर्जी आई है, सपोजिंगली 100 चीजों से टेस्ट किया, उनमें से किसी 3 चीज से बहुत ज्यादा एलर्जी आई है, एग्जाम्पल डस्ट माइट से आई है, तो हम वो स्पेसिफिक डस्ट माइट को लैब में बनवा के मंगवा सकते हैं बहुत ही कम मात्रा में। इतनी कम मात्रा में, इतने कम डाइल्यूशन में कि बॉडी को परेशानी ना हो और धीरे धीरे हम वो मात्रा बढ़ाते चलते हैं, जिससे कि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। बॉडी को एकदम से अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में दे दोगे वही चीज तो बॉडी रिएक्ट करेगी। कम मात्रा में दोगे और धीरे धीरे बढ़ाओगे तो धीरे धीरे इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, बॉडी उन चीजों को देख के रिएक्ट करना कम कर दे। अब समझना ये है कि जब मरीज आता है, मरीज सिर्फ एलर्जी लेके नहीं आता। कई बार एलर्जी के कई नुकसान खा चुका होता है, जैसे कि टर्बुलेंट बड़े होते हैं, नाक से सांस नहीं आ रहा, या पॉलिप्स बन चुके हैं, तो ऐसे में सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट भी होती है। या फिर पहले ही नाक की हड्डी बहुत टेढ़ी है या और कोई बीमारी साथ में जुड़ी हुई है, तो पहले वो भी साथ में ठीक करना पड़ता है। समझना हमें ये है कि एलर्जी एक मेडिकल बीमारी है, यानी कि दवाइयों से ठीक होनी या कंट्रोल होने वाली बीमारी है। ऐसे कोई ऑपरेशन नहीं बना जिससे हम ऑपरेशन कर दें और एलर्जी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो अगर आपकी नाक की हड्डी के लिए या साइनस के लिए कोई ऑपरेशन हो भी रहा है, तो भी ये मान के चलिए कि आगे आपने एलर्जी की दवाइयां करनी है। आप नहीं करेंगे तो एलर्जी के सिम्टम्स फिर आ जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन एलर्जी के बारे में। बाकी डिटेल्स के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।